कभी कभार एक आदमी मार्केटिंग में जब जाता है तो कस्टमर के पास जब पहुंच रहा है, कस्टमर कह रहा है देखो इस चीज़ का मैं तुम्हें कमीशन दूंगा, किस चीज़ का कमीशन दे रहा है। कभी कभार कस्टमर्स के अपने इंटरेस्ट होते हैं और शुरुआत थोड़े हदिये से, गिफ्ट से होती है, बाद में जाकर कुछ डिमांड करने लगते हैं। शुरू में डिमांड कई बार नहीं होता है, शुरू में सिर्फ गिफ्ट्स आते हैं, बाद में जाकर डिमांड्स आने लगते हैं। तो इस चीज़ का रास्ता कैसे बंद कर दिया गया है, क्योंकि जो भी बेनिफिट वो करेगा वो सबके सब चीज़ ओनर की, अनलेस उसने ओनर से बात कर लिया, और जब बात कर लिया तो ओनर की नज़र में वो चीज़ होगी, और जब ओनर की नज़र में वो चीज़ है तो फिर उसके अंदर क्या होगा मामला, उसके अंदर धोखा और चीटिंग का मामला नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। तो जैसे हम देखते हैं वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम वगैरह कई सारे जो मनी ट्रांसफ़र सर्विसेज रन करते हैं, ये मनी ट्रांसफ़र में जो कमीशन है वो जायज़ है, लेकिन इसके अंदर बहुत पॉसिबिलिटी है, बहुत एहतियात की बात है कि इसके अंदर सूद का एलिमेंट ना आ जाए। हाँ, इसके अंदर सूद का एलिमेंट ना आ जाए, क्योंकि पैसा को जब कोई हैंडल करता है ना तो थोड़ा सा एहतियात की बात होती है। उसके अंदर ये देखना होगा कि वो उनके प्रिंसिपल्स में कहीं कुछ कंडीशन तो नहीं डाल दी है जिसके अंदर पर्टिकुलर डिले के लिए पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट वगैरह प्लस या माइनस कुछ भी होने वाला है, तो वो चीज़ की वजह से वो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वैसी कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, बट अगर सिर्फ पहुँचाने का चार्ज कोई ले रहा है तो वो परमिसिबल है, वो जायज़ है। चलिए, हमने एजेंसी के मुतालिक कुछ बातें देखी। अब अगर यहाँ पर कोई सवाल अगर आपको पूछना है पूछ सकते हैं। एजेंसी के मुतालिक लोगों में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, लोग ये समझते हैं और लोग डायरेक्टली इस बारे में फतवे दे देते हैं, कहते हैं ये जो एजेंट की कमाई होती है ना, ये हराम कमाई है। हाँ, जो हराम है वो तो हराम कहते नहीं है, या कहते भी हैं, लेकिन जो हराम नहीं है उसको कैसे हराम बोल देते हैं। हाँ, इसमें हराम चीज़ हो सकती है अगर एजेंट धोखाधड़ी का काम करे, एजेंट चीटिंग का काम करे, एजेंट अपनी टर्म्स छुपाए और सडनली बोले मुझे ये भी चाहिए। जैसे कई बार ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कोई चीज़ क्लियर नहीं करते, अप फ्रंट बोलते नहीं है, क्योंकि शुरू में बोलेंगे कि मुझे ये चाहिए, तो फिर क्या हो जाएगा, शुरू में जब बात करेंगे कि देखो मैं तुम्हारा काम तो करने तैयार हूँ, लेकिन जो ये फलां अर्निंग आने वाली ये मैं रखने वाला हूँ, मैं फलां चार्ज आके लेने वाला हूँ, अगर वो अप फ्रंट क्लियर कर दें तो सामने वाला कहेगा देखो ये चार्ज मैं नहीं दूंगा, मैं वो चीज़ देने तैयार हूँ, तो उसके अंदर उनकी अर्निंग अफेक्ट होने का चांस है। मिसाल के तौर पर कोई एस्टेट एजेंट है, वो एस्टेट एजेंट अगर अपफ्रंट शुरू में कहेगा मैं 2% लेने वाला हूँ, तो वो स्टेज पे क्या होगा कि सामने वाला कहेगा, निगोशिएट करेगा, नहीं 2% तो बहुत ज़्यादा है, 2% तो मुझे तुमसे काम नहीं करना है, कुछ रीजनेबल करो, 1% करो, फलां चीज़ करो। उसी तरह बहुत सारे एस्टेट एजेंट्स हैं जो 1 साल ख़त्म होने के बाद चाहते हैं कि रेंटल एग्रीमेंट्स में एक और रेंट हमें मिले 1 साल बाद, लेकिन कई बार ये चीज़ शुरू में स्पेसिफाई नहीं करते, क्योंकि अगर शुरू में कहेंगे कि देखो मैं अभी तुम्हारा एक रेंट लेने वाला हूँ, 1 महीने का रेंट लेने वाला हूँ, और हर साल जितनी बार तुम रिन्यू करोगे हर साल में 1-1 महीने का रेंट लूँगा, तो अगर शुरू में बात करेंगे तो हो सकता है कस्टमर कहेगा देखो मैं अभी एक बार देने तैयार हूँ, बार के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। तो इसी वजह से वो लोग शुरू में बात नहीं करते, कई, सबकी बात नहीं है, कई, और बाद में 1 साल बाद आके कहते हैं अभी दो मेरा 1 महीने का रेंट, और नहीं देंगे तो ये करेंगे हम लोग, वो करेंगे। अब ये चीज़ क्या है, रजामंदी को अफेक्ट भी करती है। जो 6 कंडीशंस में से एक कंडीशन है रजामंदी, तो रजामंदी को अफेक्ट करती है। उसी तरह कस्टमर साइड पे कई लोग होते हैं जो शुरू में बात नहीं करते हैं, क्योंकि शुरू में बात करें तो एजेंट हो सकता है बताएगा ही नहीं, बोले क्या बताता है पहले देख लेता हूँ, फिर बाद में देते टाइम पे उसको कम देकर रवाना कर देंगे। तो उसी तरह वो एजेंट का जो अगर पहले निगोशिएटेड नहीं है तो क्या किया जाएगा उस सिचुएशन में, आपको पता है? अगर पहले से चार्ज निगोशिएटेड नहीं है तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, किसकी बात मानेंगे? एजेंट की बात मानेंगे कि वो कस्टमर की बात मानेंगे, या किसकी बात मानेंगे? अगर पहले से नेगोशिएट नहीं हुए प्राइस तो किसकी बात मानेंगे, एजेंट की कि कस्टमर की, या कुछ और? सोसाइटी के रूल की। बिल्कुल सही। जो उर्फ है, कस्टम है, जो चीज़ नॉर्मली चलती है कि अगर नॉर्मली उस एरिया में नॉर्मली ब्रोकर्स एक रेंट लेते हैं या 1% लेते हैं, तो जो नॉर्मल चीज़ वहाँ पर है वो चीज़ करनी होगी। अगर उस एरिया के ब्रोकर्स नॉर्मली 2% लेते हैं, 2% देना पड़ेगा। अगर उस एरिया के रेंटल अग्रीमेंट में नॉर्मली ब्रोकर्स 2 महीने का रेंट लेते हैं, 2 महीने देना पड़ेगा। अगर नॉर्मली ब्रोकर्स 2 महीने का रेंट स्टार्टिंग में लेते हैं, बागले में हर साल देते हैं, तो नॉर्मल जो चीज़ है वो करना होगा, क्योंकि आदमी अगर कस्टमर वो नॉर्मल को अवॉइड करने के लिए निगोशिएट किए बगैर बाद में कुछ हाथ में पकड़ा देगा तो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी गलत है। इंसाफ की बात सब तरफ इस्लाम ने बताया और इस्लाम ने सिखाया है कि नाइंसाफ़ी किसी के साथ ना हो। तो हम ये देख रहे हैं कि ये एजेंसी के मुतालिक एक बात है, किसी वजह से लोगों में कन्फ्यूजन है, तो मुतलकन टोटली डायरेक्टली हराम बोल देना बिल्कुल गलत बात है। और कुछ लोग इसमें एक रूल बताते हैं,
बोलते दोनों तरफ से तुम नहीं ले सकते, एक ही तरफ से ले सकते हैं। हालांकि इसकी भी कोई दलील नहीं है, इसकी भी कोई दलील नहीं है। दोनों तरफ से भी एक सेम एजेंट हो सकता है, इसकी एक दलील कुरान और सुन्नत में मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से कहा, क्या मैं तुम्हें एक अच्छी जगह पे तुम्हारी शादी कराऊं? तो उन्होंने कहा हाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक सहाबिया से कहा कि क्या मैं किसी सही शख्स से तुम्हारी शादी कराऊं? उसने भी कहा हाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं तुम दोनों की शादी कराता हूं। मतलब वकील, आपको पता होगा ना, निकाह के कॉन्ट्रैक्ट में होता है वकील। कौन है वकील? वकील का कंसेप्ट क्या है? वकील एजेंट होता है। एजेंट यानी क्या? यहाँ पे बोले यहाँ पे एजेंट कहाँ से आ गया? तो यहाँ पे एजेंट का क्या मतलब है? जैसे मैं बताया, एजेंट पेड होना जरूरी नहीं है। एजेंट यानी किसी की तरफ से कोई और। तो यहाँ पर वो लड़के की तरफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और वो लड़की की तरफ से भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की शादी करा दी। तो किसी की तरफ से जब कोई आता है कि तुम मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो मतलब जो एजेंट काम करेगा उसका जिम्मेदार वो शख्स है जिसने उसे अपॉइंट किया, जिसने उसे अपॉइंट किया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सप्लिसिटली परमिशन ली थी दोनों की तरफ से वो अपॉइंट हुए थे और फिर उन्होंने दोनों की शादी कराई। इससे पता चला दोनों तरफ से भी एक एजेंट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पेमेंट की बात नहीं थी यहाँ पर, लेकिन दोनों तरफ से तो एजेंट सेम थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो हम देखते हैं कि ये चीज़ के अंदर कोई हर्ज नहीं है और इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है और दलील नहीं है। देखिए क्या होता है तिजारत के अंदर, एक बेसिक रूल हम सब सीख चुके हैं, और वो बेसिक रूल क्या है? क्या है वो बेसिक रूल? के वहल्लल्लाहुल बै, तिजारत को अल्लाह ने हलाल किया। तो तिजारत की जो सब शक्लें हैं सब हलाल है। जो हराम है क्लियरली दिया हुआ है, ये हराम है, ये हराम है, ये हराम, बाकी सब हलाल है। तो मतलब हलाल अनलिमिटेड है, हराम लिमिटेड है। तो तिजारत के अंदर अगर कोई शख्स कहता है नहीं ये भी हराम है, तो दलील किसे देनी पड़ेगी? हमें देनी पड़ेगी हलाल की दलील, या उसे देनी पड़ेगी? कोई भी टाइप की तिजारत अगर कोई कहता है ये तिजारत हराम है, तो दलील किसे देनी पड़ेगी? जो हराम कह रहा है उसे दलील देनी पड़ेगी। जी, कोई सवाल हो यहाँ तक तो आप पूछ सकते। दोनों चीज़ सलम के बारे में भी और एजेंसी के बारे में भी। मेरा एक सवाल था कि मोबाइल की दुकान है, इसमें जो नया मोबाइल भी बिकता है और पुराना मोबाइल रिपेयर भी होता है। यानी जनरली सब जगह ऐसी चलता है, क्या जो पुराना मोबाइल रिपेयर करता है, जो बंदा रिपेयर करता है, तो उसका जो प्रॉफिट रख लेता है, सेट को नहीं बताता, तो उसके लिए क्या हुक्म? जनरली ऐसी चलता है कि जो रिपेयर करने वाले लोग रख लेते हैं, लेकिन इसका सेट नाराज़ होता है। जी, भाई का सवाल बहुत आसान है। और भाई का सवाल ये है कि कोई मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान है, वहाँ पे नए मोबाइल भी आते हैं, कभी पुराने मोबाइल रिपेयर के लिए भी आते हैं। तो जो वहाँ काम करने वाला है वो नए मोबाइल बेचने में सेल्समैनशिप भी करता है, पुराना मोबाइल आ गया तो रिपेयर भी कर लेता है। रिपेयर जो किया उसके पैसे खुद ही रख लेता है कि भाई मेरी मेहनत के पैसे हैं ये। हाँ, अब यहाँ बात ये है कि अगर उस ओनर को पता है, उसकी इजाज़त से वो चीज़ हुई है, उसने रज़ामंदी बता दी है और रज़ामंदी से उसको मिला है, तो वो चीज़ उसके लिए पूरी तरह से हलाल है। कई बार क्या होता है कि ओनर्स भी उस चीज़ को जानकर उसी हिसाब से सैलरी टर्म्स नेगोशिएट करेंगे। वो कहते हैं देखो मैं सैलरी इतनी दूंगा, लेकिन तुम्हारी इतनी इतनी कमाई रिपेयर वगैरह करके हो जाएगी, तो मैं सैलरी इतनी दे रहा हूँ, इतना तुम्हारा जो भी हुआ वो तुम कमा लेना। तो ये चीज़ के अंदर रज़ामंदी है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज़ पूरी तरह से जायज़ हो जाती है। जी, लेकिन अगर रज़ामंदी नहीं है तो फिर वो चीज़ नाजायज़ हो जाएगी, क्योंकि रज़ामंदी एक बहुत ही अहम कंडीशन है। हाँ, फ्रीलांस में बाहर, दुकान के अंदर नहीं, बाहर अगर वो जो भी कर रहा है, उसके पास पर्सनली कोई भी पर्सन आता है, पर्सनली उसकी कॉन्टैक्ट्स के ज़रिए कोई बिजनेस आता है, बाहर वो जो रिपेयर करे, कहीं और कुछ और काम भी कर ले, तो वो कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन जब वो उस दुकान के अंदर है, तो वो जिसकी तरफ से बैठा है उसकी इजाज़त के बगैर अगर वो कोई चीज़ कर भी लेगा तो उसके लिए वो चीज़ सही नहीं होगी। भाई का सवाल बहुत अच्छा है, ये बात याद रखिए। भाई का सवाल ये है कि सोसाइटी में नॉर्मली ऐसा ही होता है कि सारे रिपेयर वाले रिपेयर के पैसे खुद रखते हैं, और नॉर्मली यही बात है। लेकिन एक पर्टिकुलर ओनर है, वो नाराज़ हो रहा है, वो कहता है नहीं मेरे यहाँ पैसे तुम नहीं रखोगे, ठीक है? तो इस सिचुएशन में क्या होगा? वो जो ओनर है, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि सोसाइटी के रूल्स की लिमिट है। क्या लिमिट है? मिसाल के तौर पे सोसाइटी में रूल है कि 2% ब्रोकरेज होगी, लेकिन किसी ब्रोकर के साथ कोई कस्टमर ने नेगोशिएट किया मैं तुम्हें 2% नहीं देने वाला हूँ, मैं तुम्हें 1% दे सकता हूँ, बिजनेस करना है मेरे साथ करो, नहीं करना नहीं करो। अब वो क्या है, वो शख्स अगर अग्री कर लिया तो सोसाइटी का रूल ओवर रूल हो गया, और यहाँ पर अभी वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में दोनों जो बाहमी रजामंदी से कर रहे हैं वो रजामंदी वाली चीज़ होगी। तो अगर वो ओनर ने स्पेसिफाई किया है कि नहीं मैं राज़ी नहीं हूँ, तो वो एम्प्लॉय के लिए वो चीज़ लेना सही नहीं है, और वो चीज़ रजामंदी का जो पहला रूल है वो चीज़ को तोड़ने वाली चीज़ हो रही है। जैसे आपने मोबाइल का किया, कोई पर्सन मोबाइल परचेज करने जाता है
और वो बोलता है मैं कल पैसे दूंगा, और वो बोलता है मैं मोबाइल भी कल दूंगा, तो वो जायज़ नहीं है, मतलब दोनों साइड से मतलब वो रखना। ठीक है भाई, नहीं ये कर्जे के बदले में कर्जे का के मुतालिक सवाल लेकिन अभी पूछा। ऐसा होता है कि हम कोई समझो मोबाइल शॉप में गए, मोबाइल पसंद आ गया, और हम उसको बोल रहे हैं कि 4 दिन बाद मैं परचेस करने वाला हूँ, ये बेचना नहीं, तो ये कैसा है मतलब? वादा करना, भाई का सवाल ये है कि अगर दोनों तरफ से कर्ज है, कि जैसे हमने दोनों ने बात की, इन्हें मोबाइल 10,000 में चाहिए और ये मोबाइल की कीमत मैं भी 10,000 बता रहा हूँ। यहाँ पे बात ये है कि इस चीज़ के अंदर ये भी पेमेंट बाद में देंगे, मैं भी मोबाइल बाद में दूंगा, तो ये डील कर लिए तो गलत हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसके अंदर मसला इस तरह से है कि वादा की कि मैं कह रहा हूँ हाँ इंशाल्लाह तुम्हें ही बेचने वाला हूँ, और ये कह रहा है हाँ इंशाल्लाह मैं आपके पास ही खरीदने वाला हूँ, तो फिर इसके अंदर वादा करना डील नहीं हुआ। वादे का एक गुंजाइश है, वादे के तहत कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डील कर लिए तो गलत हो जाएगा। वादा करने में प्रॉब्लम नहीं है, हम ये पॉइंट कई बार देख चुके हैं जी। बाइंडिंग नहीं है। अगर ये कल नहीं आए या कल मैं कहूँ नहीं रहने दो मैंने माइंड चेंज कर लिया, तो ये लीगली मुझे सू नहीं कर सकते। इस्लामिक शरिया में लीगली बाइंडिंग नहीं हुआ, ये मॉरली अखलाकी तौर पे बाइंडिंग भले ही हुआ लेकिन लीगली बाइंडिंग नहीं है। एक फ्लैट बेचने का है, तो फ्लैट बेचने के वाले के पास जाता है तो उसको कहता है कि मैं तेरा फ्लैट 50 लाख में बिकवा दूंगा, और फिर वो बोलता है अच्छी बात है 50 लाख में, और जो बायर को ढूंढता है उससे बात करता है क्या क्या तुझे खरीदने का है तो मैं तुझे 55 में दिलवा दूंगा, तो ऐसे ही डीलिंग जायज़ है क्या? जज़ाकल्लाह खैर। चाचा ने एक सवाल पूछा है और ये सवाल के अंदर एक बहुत हिकमत है समझने के लिए। देखिए ये चीज़ के अंदर हम एक और रूल जो हमने पहले सीखे हैं वो रूल को हम लाने वाले हैं। वो रूल क्या है? बुखारी की एक हदीस के तहत है जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। सवाल ये है कि मान लीजिए कि एक कस्टमर है जो कहता है कि देखो मेरा फ्लैट है 50 लाख का है, मुझे 50 लाख चाहिए इस फ्लैट के लिए, तो एजेंट कहता है मैं 50 लाख में बिका दूंगा। वो एक कस्टमर को लाता है और कस्टमर को लाकर कहता है कि मैं 55 लाख में तुम्हें एक फ्लैट दिलाऊंगा, ठीक है। अब इस सिचुएशन के अंदर क्या ये ट्रांजैक्शन जायज़ होगा ना जायज़ होगा? इसके अंदर बज़ाहिरन इसके आउटर फॉर्मेट से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके अंदर कुछ इंटरनल चीज़ें हैं। पहली एक इंटरनल चीज़ ये है इसके अंदर कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसा होता था कि जब कारवां आ रहा था बाहर से दूसरे शहरों से, और कारवां के आने से पहले ही कोई वहाँ पहुँच रहा है और पहुँच करके वहाँ पे परचेज़ कर रहे हैं इससे पहले कि वो मार्केट में पहुँचे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकबान जो आने वाले जो कारवां हैं उनके पास से आगे बढ़कर वहाँ से परचेज़ करना हराम किया। फिर एक और हदीस है सही मुस्लिम में जिसमें आता है कि जो अगर कोई करेगा परचेज़ वहाँ पर, तो वो सईद जो उसका जो ओनर है वो जब मार्केट में आएगा फहुआ बिखियार, तो उसे इख्तियार मिल जाएगा। इख्तियार मिल जाएगा मतलब वो चाहे तो उस ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर दे, मतलब कि वो पहले बेच ज़रूर सकता है लेकिन वो कंफर्म कब होगा ट्रांजैक्शन? वो ट्रांजैक्शन पूरा तब होगा जब उसका कंफर्मेशन आ गया, मार्केट में पहुंचा, उसने मार्केट के भाव देखा, कहा कि ठीक है तुमने मुझे सही डील दिए, तो कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे कई बार क्या होता है कि कोई बेचने वाला भोला भाला होता है, उसको मार्केट के रेट नहीं पता है, उसको पोटेंशियल नहीं पता होता है। जैसे वो आने वाले कारवां वाले भोले भाले, उनको मालूम नहीं है कि क्या मार्केट में क्या रेट खुला हुआ है, और ये जो शख्स शहर में से निकल के आ रहा है उसको मार्केट के रेट पता है। तो कारवां वालों को मार्केट का रेट नहीं मालूम है, वो उनकी इग्नोरेंस का फ़ायदा उठाकर उनको चीट करे उस तरह से, इस चीज़ की शरीयत ने इजाज़त नहीं दी और उसको सेफगार्ड किया, आने वाले कारवां के इंटरेस्ट को, उसके हक़ को सेव किया। कैसे सेव किया? कि वो जब आएंगे तब जाकर उनको उसका इख्तियार मिल जाता है कि चाहिए तो कंफर्म करो, चाहिए तो कैंसिल करो। अब जब ये इख्तियार मिल गया तो आने वाला आकर जो आ रहा है शहर से वो सही ही बयानी करेगा, सही बात ही बताएगा ताकि गलत फ़ायदा ना उठाए। अब यहाँ पर अगर कोई बेचने वाले का गलत फ़ायदा उठाने वाले हैं या ख़रीदने वाले का गलत फ़ायदा उठाने वाले हैं तो उसकी इजाज़त शरीयत ने नहीं दी है। तो इसके अंदर जैसे मिसाल के तौर पे जो चीज़ है उससे कोई चीज़ गलत बयानी की जाए कि ये चीज़ के बारे में कोई गलत बात बयान किया जाए, वो बात सही नहीं होगी। और क्या इसमें गलत हो सकता है आप बताइए? ऐसे ट्रांजैक्शन में और क्या गलत हो सकता है? ऑन द फेस ऑफ इट ट्रांजैक्शन तो सही है क्योंकि इसने इजाज़त दी और इजाज़त के अंदर कोई बात नहीं है, लेकिन इजाज़त के अंदर क्या एक गलत चीज़ हो सकती है? किसी की इग्नोरेंस का फ़ायदा नहीं उठाया जाए। हाँ, अगर कोई मार्जिन आदमी कमाता है कि भाई ये होता है 50-55 दोनों में ये डील्स होते हैं, ये एरिया में डील होते हैं, यहाँ से यहाँ तक ठीक बात है। अगर एक्सेप्टेड चीज़ है वहाँ पर कोई उसने गलत फ़ायदा नहीं उठाया है तो ठीक बात है। लेकिन उसमें और एक बात है जिसका ख्याल रखना होगा। इसमें एक ख़तरा क्या है? इसमें ख़तरा ये है कि कोई गलत बयानी से काम ना ले वो, क्योंकि कई बार ऐसा जब मार्जिन इन्वॉल्व होते हैं तो कहीं कुछ झूठ, कहीं कोई बात
कहीं कोई बात छुपाना, कहीं कोई चीज़ कंसील करना, ऐसी कुछ चीज़ें होने लगती हैं। तो ये चीज़, ये जो क्लैरिटी ना होना, ये भी एक प्रॉब्लमेटिक फैक्टर बन जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अलबाइयानी बिलखियार मालम यतफर्रका, बेचने खरीदने वाले के पास इख्तियार होता है जब तक अलग ना हो जाए। फ़इन सदका, सच बोलेंगे, एक दूसरे का भला चाहेंगे, बूरिक लहुमा फ़ी बैहिमा, उस तिजारत में उनके लिए बरकत हो जाएंगी। व इन कतमा व कज़बा, अगर झूठ बोले और धोखाधड़ी से काम ले, मुहिकत बरकत बैहिमा, तो उस तिजारत की बरकत चली जाएगी। कोई धोखे का काम नहीं होना चाहिए, कुछ झूठ का काम नहीं होना चाहिए, वैसा कुछ हो सकता है जायज़ तरीके से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, ये आखिरी सवाल हम, अच्छा आप सवाल पूछ रहे हैं? जी बोलिए। एक पहचान वाले हैं, तो सऊदी अरब में रहते हैं। वहाँ का जो रेट हाई था, मतलब करेंसी का रेट ऊपर था, तो उन्होंने पैसा लिया और यहाँ इंडिया के काम में लगा दिया। लेकिन जो वहाँ कम हुआ तो वो उठाकर सब वापस कर दिया, मतलब कर्जा वापस कर दिया। इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? वहाँ पे कर्ज लिए उन्होंने? हाँ, जो वहाँ का रेट, बगैर सूदी कर्ज। हाँ। इंशाल्लाह। भाई का सवाल एक अच्छा सवाल है। वो कह रहे हैं कि किसी ने फॉरेन में कर्ज लिया, बिना सूद का कर्ज, और कर्ज लेकर उसने वो कर्ज के पैसे इंडिया में इन्वेस्ट किए, लेकिन जब करेंसी रेट इस तरह से हो गया, करेंसी रेट एक्चुअली यहाँ से उल्टा होता तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि अगर ये टाइम पे वो कर्ज वो अगर वहाँ फॉरेन भेजेंगे तो अभी तो करेंसी की वैल्यू बहुत कम है और कन्वर्ट होकर वहाँ पे उन्हें फॉरेन में अमाउंट कम मिलेंगे। ये टाइम अच्छा है वहाँ से यहाँ लाने के लिए, अगर उल्टी बात होती। इन अदर वर्ड्स, उन्होंने मार्केट सिचुएशन में एडवांटेज देखकर करेंसी को फिर से ट्रांसफ़र बैक कर दिया जब प्राइस एडवांटेज था। प्राइस एडवांटेज था तो तब ट्रांसफ़र बैक कर दिया, अपना कर्ज अदा कर दिया। तो क्या ये सही है गलत है? सही है, इसमें कोई गलत की गुंजाइश नहीं है। क्या मतलब? क्योंकि करेंसी के अंदर यहाँ से वहाँ करना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। करेंसी में सिर्फ एक रूल है जो सोने और चांदी का रूल है, और वो क्या है? सोने में यदन भी यदीन, हैंड टू हैंड, यानी करेंसी जब एक्सचेंज करते हैं तो वो हैंड टू हैंड वाला मामला होना चाहिए, बाकी इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कोई कहेगा कि अगर इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट होने वाली कोई चीज़, या यहाँ से हम इलेक्ट्रॉनिकली डालेंगे वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली मिलेगी, तो उसमें डिले नहीं है, वो हैंड टू हैंड वाला मामला हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बेचना, बनाना, मैन्युफैक्चर करना, मसलन टीवी, वीडियो, कैमरा, ये सब क्या जायज़ है, क्या है? भाई का सवाल है कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स मैन्युफैक्चर करना कैसा है। अगर यहाँ तक सवाल हम सुनेंगे तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे गिटार या ये सब, तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जिससे म्यूज़िक निकलती है वो सबको मैन्युफैक्चर करना उसकी इजाज़त नहीं है, क्योंकि उसका हराम यूज़ है, उसका कोई अच्छा यूज़ है ही नहीं, वो हराम ही चीज़ है। अब आगे बढ़ते हैं कि टीवी, जो टीवी है उसके अंदर टीवी है और टीवी के अलावा आपने क्या बताया? वीडियो है, कैमरा है, लैपटॉप है। ठीक, हम लोग एक एक को अलग अलग देखेंगे। टीवी के अंदर क्या मामला है कि मैंने आपको 3 रूल्स बताए हैं। एक रूल ये है कि अगर कंफर्म्ड हराम इस्तेमाल है तो वो चीज़ को बेचना हराम है। अगर सही और गलत दोनों हो सकते हैं तो वो चीज़ को बेचना जायज़ है। अगर ज़्यादा चांस गलत का है लेकिन सही का भी चांस है, लेकिन सही का चांस कम है, तो वो मकरूह है। टीवी के मामले में अब देखना होगा कि वो कितने बेच रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई इस्लामिक सेंटर आया कि भाई हमें यहाँ पे एक टीवी लगाने का है, अगर ऐसा कुछ मामला है तो इंशाल्लाह गलत इस्तेमाल नहीं है। मान लीजिए कि कोई अगर नोन चीज़ है कि कोई बहुत ही दीनदार लोग हैं जो सिर्फ दीनी प्रोग्राम उसमें देखने के लिए करने वाले हैं, टीवी ले रहे हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आम तौर पर सोसाइटी में कैसे लोग हैं, आम तौर पे हम देखते हैं कि सोसाइटी में ऑब्सिनिटी फैली हुई है, बेहयाइयाँ फैली हुई है, बुराइयाँ फैली हुई है, और लोग आम तौर पर अगर आप कहें कि कुछ सोसाइटीज़ होती है जहाँ पे बहुत तकवे वाले शायद लोग होंगे, अगर वैसे कोई सर्कल में कोई टीवी बेच रहा है तो अलग बात है, लेकिन बाकी वैसे लोग अक्सर बहुत ज़्यादा टीवी में इंटरेस्टेड भी नहीं होंगे, है ना। अब यहाँ बात यह है कि अगर कोई गलत इस्तेमाल ज़्यादा है, जैसे ऐसी जगहें हैं जहाँ ये कह सकते हैं कि 99.9% हाँ गलत ही इस्तेमाल होने वाला है, तो उस सिचुएशन में टीवी बेचना कैसा है, तो ये एक बहुत ही वो हराम वाली चीज़ के बिल्कुल ऑलमोस्ट टच होता दिख रहा है, टच ही होता दिख रहा है। तो इस वजह से इस चीज़ से बचना चाहिए, इस चीज़ से बचना चाहिए, क्योंकि ये ऑलमोस्ट वहाँ पहुँच गया समझ लीजिए। लेकिन लैपटॉप और कंप्यूटर की बात अलग है। कंप्यूटर और लैपटॉप के अंदर सही इस्तेमाल और गलत इस्तेमाल दोनों की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। गलत इस्तेमाल की भी गुंजाइश है और सही इस्तेमाल की भी गुंजाइश है, बल्कि इसके अंदर जो कई सारे इस्तेमाल होते हैं, जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज़ कर रहा है, कोई अपने काम के लिए, ऑफिस काम के लिए, कोई और कई और चीज़ों के लिए,
तो हम देखते हैं इसके अंदर गालिब शायद मेजॉरिटी भी इस्तेमाल अच्छा भी हो सकता है कई लोगों के लिए। तो इसके अंदर एक सिचुएशन चेंज हो गई। अब जैसे मैंने आपको 3 रूल्स बताए हैं, तो आदमी वो तीनों रूल को ध्यान में रखकर सिचुएशन टू सिचुएशन, एरिया टू एरिया, केस टू केस उसे अप्लाई करे और उस चीज़ के मुताबिक वो फैसला करे। तो लैपटॉप्स और कैमरा भी पूछा हूँ। हाँ, कैमरे का क्या कहेंगे? कैमरा हम देखते हैं कि कैमरा का इस्तेमाल कौन करने वाला है। अगर कैमरा का यूज़ मान लीजिए कोई मूवी बनाने के लिए है, फीचर फिल्म बनाने के लिए है, कैमरे का इस्तेमाल क्या होम यूज़ में है, तो होम यूज़ के अंदर भी फतवा उस बारे में यही है कि जो शादियों में यूज़ करते हैं, जो घर के अंदर यूज़ करते हैं, क्योंकि हो सकता है कल वो बीवी उसकी है, कल उसका डिवोर्स हो जाएगा तो भी उसकी फ़ोटोज़ उसके पास होगी, वीडियोज़ उसके पास होगी अगर हो गया तो। और इसके अंदर प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, कोई नॉन महरम देख सकता है, किसी नामहरम के पास जा सकती है। तो होम वीडियोज़ के अंदर भी जो बेटर यही है कि ये सब चीज़ों से बचना ही चाहिए। ये चीज़ के अंदर अच्छा इस्तेमाल बहुत ही शायद कम होगा और बुरा इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। तो इसी वजह से केस टू केस के मान लीजिए फिल्म इंडस्ट्री का ऑर्डर आया कि हमें 10 कैमरे सप्लाई करो, तो कोई वहाँ पे काम नहीं कर सकता है। हाँ, इस्लामिक सेंटर कह रहा है कि हमें चाहिए, लेकिन ऐसे यूज़ बहुत कम है। इसमें भी केस शायद ऐसा ही हो जाएगा कि बहुत लार्ज परसेंटेज गलत का है और बहुत ही थोड़ा परसेंटेज सही वाले मिलेंगे, गलत वाले ही ज़्यादा मिलेंगे। तो इस केस के अंदर सिचुएशन में आदमी को बहुत ही कम डीलिंग करनी पड़ेगी, ज़्यादा डीलिंग नहीं कर सकता है। जब ऐसी सिचुएशन है तो चेक करेगा पहले कि ये सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा है, गलत जगह। हम सवाल का जवाब देख रहे थे कि अगर कोई एजेंट को बेचने वाला कहता है कि मुझे 50 चाहिए और वो एजेंट उसे 55 में बेचता है, तो क्या ये उस एजेंट के लिए सही होगा, नहीं होगा? बेसिकली इस बारे में बात यह है कि इस मौजू के मुतालिक उलमा में इख्तलाफ है और इख्तलाफ के अंदर हम देखते हैं इमाम अहमद ने जो राय कायम की है वो दलाल की रोशनी में ज़्यादा मजबूत है। जैसे मिसाल के तौर पे इमाम बुखारी ने एक बाब कायम किया है अपनी सही में, तो पेमेंट के मुतालिक उन्होंने अब्दुल्ला इब्न अब्बास का कौल लाया है और अब्दुल्ला इब्न अब्बास का कौल मैं पढ़ रहा हूँ। ला बासा यक़ूला बी हादा सौब, वो कहते हैं ला बासा यक़ूला, कोई हर्ज नहीं अगर कोई शख्स कहे बी हादा सौब, ये कपड़ा तुम बेचो, फ़मन ज़ादा अला कज़ा व कज़ा फ़हुवा लका, इतने इतने के ऊपर जो मिलेगा वो तुम्हारा। ये अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा। तो पता चला अगर कपड़े के लिए जो चीज़ है इतने इतने के ऊपर जो मिलेगा हुआ लका, वो तुम्हारे लिए। उसी तरह इब्न सीरीन ताबई है, इज़ा क़ाला, वो कहते हैं कि बी बिकज़ा फ़मा काना मिन रिबहिन फ़हुवा लका, ये चीज़ इतने में बेचो, इसके ऊपर जो प्रॉफिट हुआ वो तुम्हारे लिए। औ बैनी व बैनका, या आधा तुम्हारा आधा मेरा, फ़ला बास भी, वो कहते हैं इसमें कोई हर्ज नहीं। इब्न सीरीन, तो मतलब इब्न सीरीन, इब्न अब्बास का जो हमने कौल देखा और उन्होंने इमाम बुखारी ने ये दोनों कौल देने के बाद वो ख़ुद दलील के तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ला रहे हैं, जो हदीस है अल-मुस्लिमून इंदा शुरूतिहिम, मुसलमान अपने शर्तों पर होते हैं। तो ये हदीस लाकर वो बता रहे हैं कि देखिए ये हदीस से हमें दलील मिल रही है कि इस तरह की तिजारत की जा सकती है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि इस मुतालिक उलमा में इख्तलाफ है और कुछ उलमा के एक तबके ने इस तिजारत को सही नहीं कहा, लेकिन दलाइल की रोशनी में और जो सलफ़ का कौल है, और हम देखते हैं कि जो इस चीज़ के मुतालिक गए हैं, तो जो उलमा कहते हैं कि ये तिजारत जायज़ है, दलाइल की रोशनी में ये बात ज़्यादा मजबूत दिख रही है। लेकिन उसके ना कोई धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ झूठ वाला मामला नहीं होना चाहिए, किसी की इग्नोरेंस का गलत फ़ायदा उठाना नहीं होना चाहिए, किसी की जहालत या लैक ऑफ नॉलेज का गलत फ़ायदा उठाना नहीं होना चाहिए, जो तमाम चीज़ें जो नॉर्मल तिजारत में होती है। बाकी अदरवाइज़ अगर कोई ब्रोकर है जिसके पास इस्तिताअत है कि कोई प्रोडक्ट को और अच्छा मार्केट करके और अच्छी तरह से कोई प्रोडक्ट का अच्छा भाव ला सकता है, तो वो अपनी इस्तिताअत को सही हलाल जायज़ तरीके से भी इस्तेमाल कर सकता है, ऐसी शर्त सेट करके, उसमें कोई हर्ज नहीं है।